गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वेबिनार का शीर्षक है लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग किंगडम। इस विषय के बारे में अब से कुछ ही देर में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वेबिनार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी लोग मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए इन चंद मुद्दों के ऊपर कृपया ध्यान दीजिए। आप सभी एंटरप्रेन्योर से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन कृपया चेक कर लीजिए। आप अपने साथ एक नोटपैड, पेन और पानी की बोतल साथ में रखें। अगर इंटरनेट इशू के वजह से आप लोगों का यह ट्रेनिंग सेशन किसी भी वजह से अगर मिस हो जाता है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को खत्म होने के बाद तुरंत ही आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम की ऑडियो और वीडियो फाइल शेयर की जाएगी। आप अपने अपने फ्रंट एंड कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके इस ऑडियो और वीडियो फाइल को हासिल कर सकते हैं। और एक जरूरी बात दोस्तों, इस ऊपर दिए गए चैट सेक्शन में आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर की जाएगी। उस लिंक में आपको फीडबैक फॉर्म शेयर किया हुआ है। इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद तुरंत ही आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस लिंक को क्लिक कीजिए और आपका अमूल्य फीडबैक हमें भेजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं एमबी वीडियो के साथ।
तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सामने एमसीएल प्लेज और एमसीएल कोर वैल्यूज यानी कि एमसीएल की शपथ और आचार संहिता आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि कृपया आप मेरे साथ इसे दोहराइए, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने के और इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा। एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता के खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य। एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार। कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद। अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति। यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता। निष्ठा। हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी। हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग। हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर। अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता। हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता। हमारे एमसीएल मिशन के हासिल करने के लिए हम एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण। एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखे कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों को हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करे। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करे। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करे और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करे। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखे। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है
तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाए। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एमसीएल परंपरा के अनुसार अभी मैं आपके सामने आज का सुविचार पढ़ता हूं, और आज का सुविचार है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो दोस्तों, निंदा से ना डरिए और अपने लक्ष्य की तरह आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में हम सभी ने कभी ना कभी यह अनुभव किया होगा कि हमारे प्रोफेसर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और हम मुंह लटकाए या गर्दन झुकाए, वह लेक्चर कब खत्म होगा इसका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सुर में वो हमें विषय सिखाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें कोई जान नहीं होती। हम खुशनसीब है जो हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो जटिल से जटिल विषय को भी कहानियों के ढंग से हमें बताकर हमारा मन जो है मोह लेती है। जब वे बातें करती है तो हमें इसे लगता है जैसे ज्ञान की वर्षा हो रही है। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए हम बेकरार रहते हैं। हमारा ध्यान एक पल के लिए भी यहाँ वहां नहीं भटकता। कम से कम शब्दों में विषय की गहराइयों को छूने की इनकी जो अदा है वो सबसे निराली है। उच्च विद्या विभूषित इस शख्स ने एमसीएल के प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। एमसीएल के हर छोटे बड़े काम में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मानो जैसे एमसीएल का विजन और मिशन इनकी नस नस में दौड़ रहा है। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस मंच पर उस व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं यंग डायनामिक टेक्नोक्रेट पर्सनालिटी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड नमस्कार। फिर से एक बार मैं आप सबका एमसीएल के परिवार में स्वागत करती हूँ। एंड कंसिडरिंग माय वॉइस इज क्लियर एंड माय इमेज इज विविड, सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार सेशन फॉर द टुडे। दोस्तों, अगर मैं आपको आज एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे भारत को एक साथ जुड़े रखती है, तो आई अंडरस्टैंड आपके पास बहुत सारे आंसर्स होंगे, लेकिन उसमें से एक जो बेसिक आंसर है वो है भारत के सड़कें, यानी भारत के रोड्स। अभी आप सोचेंगे कि इंटरनेट भी है जो पूरे भारत को एक साथ कनेक्ट करता है। यस, दैट इज राइट, बट देन इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारत के हर एक कोने में ले जाने के लिए रोड्स का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन आज अगर पूरे दुनिया का रोड नेटवर्क कंसिडर करते हैं तो उसमें भारत का क्रमांक ये दूसरा आता है, जिसकी लगभग अगर किलोमीटर वाइज कंसिडर करें तो 58 लाख किलोमीटर इतना रोड भारत के पास है। और नंबर 1 या अमेरिका है, जिसका ज्यादा नहीं लेकिन 65 किलोमीटर इतना जो लेंथ ऑफ रोड है वो अमेरिका का है। इसके बावजूद भी भारत में ऐसे 30% गांव है जहाँ पे सड़कें अभी तक बनी नहीं है, या तो वो मेन डिस्ट्रिक्ट या रोड से कनेक्टेड नहीं है। तो ये जब परिस्थिति आती है तो हमेशा एक हीरो की एंट्री होती है। आज मैं आपको ऐसे ही एक हीरो की स्टोरी बताना चाहूंगी, जिसको वैसे तो पूरा इंडिया मिरेकल मैन ऑफ इंडिया ऐसे बुलाता है, और जिनका नाम है आर्मस्ट्रांग पेब। ये एक मणिपुर में छोटे से गांव में रहने वाले इंसान है। और उसके बाद में जब ये बचपन में अपने स्कूल के लिए मणिपुर से डिस्ट्रिक्ट तक जाते थे, तो एक रास्ता था जो कि लगभग 60 किलोमीटर उसकी लेंथ थी। लेकिन उनको घर से अगर स्कूल में जाना है और फिर से घर पे वापस आना है तो वो नहीं, गांव के किसी भी इंसान को 2 दिन कम से कम लगते थे। दिस इज बिकॉज उनका गांव और जिला इसमें बहुत बड़ा पहाड़ था, उनको पूरा क्रॉस करने के जाना पड़ता था। लेकिन इतनी सब कठिनाइयों के बाद में भी उन्होंने कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ा, और वो इस हद तक पढ़े कि ही बिकेम आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में जब वो अपने गांव में रिटर्न आए तो जो एक बूढ़ी महिला थी, उन्होंने उनको पूछा कि अभी तो आप बहुत बड़े अफसर बन गए हो, तो क्या तुम ये रोड बना सकते हो जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है।
ये उनका जो क्वेश्चन था वो उन्होंने पूछने के बाद में वो बहुत हैरान हो गए। वो पूछे कि अभी मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सोचा इतना साल हो गया, अभी तक ये रोड नहीं बनी, मेरे दादाजी भी ऐसे ही ट्रैवल करते थे, मुझे ये चेंज करना है। चेंज करने के बाद में सब डिफाइन होने के बाद में जो फंड लग रहा था वो रोड को बनाने के लिए, उसके लिए उन्होंने अपनी माँ की पेंशन भी ली, अपने भाई से भी मदद ली। लेकिन फिर उससे कम हो रहा था, तो पूरे गांव वालों से उन्होंने आह्वान किया कि हम सबको मेहनत करके ये रोड बनाना पड़ेगा। पूरे गांव वालों ने जैसे होता है उस तरीके से उन्होंने उनको पैसे की मदद की, खुद वहां पे दिन रात काम किया और इस तरीके से उन्होंने एक मिरेकल बनाया। ये रोड वो गांव को जिला जिला जो स्थान है वहां से कनेक्ट करता है, और वो जिला जो है वहां के सामने से जो नेशनल हाईवे जाता है वो 3 राज्य यानी मणिपुर, नागालैंड एंड आसाम, ऐसे 3 राज्यों को कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से दिस मिरेकल मैन ऑफ इंडिया ने अपने जो गांव है उस गांव को एक नए प्रगति पथ पर लेके खड़ा कर दिया। ये एक फैक्ट थी इंडियन रोड्स की। उसके बावजूद एक जो जब भी हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है मटेरियल। जितनी टेक्नोलॉजी या जितना मटेरियल स्ट्रांग होगा उतनी रोड की ड्यूरेबिलिटी या वो जो रोड है वो उतने ही साल में ज्यादा बचा रहेगा। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए फिर से एक एंट्री होती है एक प्रोफेसर की जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी से है, जिनका नाम है राजगोपालन वासुदेवन, जिसको भारत में प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अभी इनको प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया इसीलिए बोलते हैं, जब ये रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने देखा कि प्लास्टिक का रीयूज अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन में करें तो ये एक डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि प्लास्टिक वातावरण में बहुत दिन में रहता है, सो अगर ये रोड कंस्ट्रक्शन के साथ में हम इस्तेमाल करें सही मिक्सचर के साथ, तो जो रोड है वो कई सालों तक वैसे ही रहेगा और वहां पे पॉटहोल्स की जो चिंता है वो भी कभी नहीं होगी। ये जब टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप किया तो जापान और चाइना ने इमीडिएटली इनको अप्रोच किया कि ये टेक्नोलॉजी वो अपने नाम पे कर दे। लेकिन इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समर्पित कर दी। इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया। और आज तक उनके टेक्नोलॉजी से 5,000 किलोमीटर रोड जो है वो पूरे इंडिया में बनाया गया है, और इन्हीं को हम प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अभी जैसे मैंने पॉटहोल का नाम लिया, जब भी रोड्स आते हैं तो पॉटहोल आते हैं। और ये जान के आपको आज तक के जितने भी रोड एक्सीडेंट्स है उसमें से एक मेजर जो रीजन है वो पॉटहोल्स है। आज अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो भारत में हर 1 घंटे में 17 लोगों की मृत्यु सिर्फ रोड एक्सीडेंट से होती है। 5% हर ईयर में ये जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमने वर्स्ट रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में बनाया है फॉर द रोड एक्सीडेंट्स। तो ऐसे ही घटना घटी एक मुंबई में रहने वाले रहिवासी की, जो कि एक वेजिटेबल वेंडर है यानी सब्जी विक्रेता, जिनकी अपनी छोटी सी दुकान है सब्जी की, जिनका नाम है दादाराव बिल्होरे। लेकिन अभी सब इनको पॉटहोल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं और मुंबई में इनको पॉटहोल दादा बोला जाता है। इनके लाइफ में ऐसे हुआ कि इनके यंग लड़के की 16 साल के लड़के की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई। मृत्यु होने के बाद में जब उन्होंने सब अंतिम संस्कार किया और वो अपने दुकान में आके बैठे, मानसून सीजन था, तो वो यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरे बच्चे की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ये सोचते सोचते उन्होंने देखा कि उनके दुकान के सामने ही 2 गड्ढे थे, जिसके ऊपर से बाइक वाले जा रहे थे और उनका बैलेंस थोड़ा सा खराब हो रहा था और फिर से वो खुद को संभल के आगे जा रहे थे। उन्होंने सोचा शायद ये भी रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से मेरे बेटे की मृत्यु हो। वो उठे और उन्होंने फावड़ा और गमेला लेके वो जो खड्डा है उसको भर दिया। और उनके बाद में उन्होंने ये निश्चय लिया कि आज के बाद मुंबई में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ये खड्डे के वजह से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो आज सोमवार से शुक्रवार शनिवार अपना काम करते हैं और रविवार चल पड़ते हैं मुंबई के सभी खड्डे जो है उसको कम करने के लिए। आज तक इन्होंने 600 से ज्यादा जो खड्डे हैं उसको खत्म कर दिया है, और इन्हीं को हम पॉटहोल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अभी हमने रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और नेटवर्क इसके बारे में जाना।
रोड कंस्ट्रक्शन जब आता है तब ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है और पूरे भारत का जीडीपी 5% इज डिपेंडेंट ऑन रोड कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आज इस साल में हमने बहुत अच्छा काम किया है रोड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में। हमने 3 रिकॉर्ड पूरे दुनिया में बनाए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। फर्स्ट इज इन दिस ईयर वी आर द फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड, हमने एक रिकॉर्ड ऐसा बनाया है कि 24 घंटे में 2.4 यानी 2.5 किलोमीटर का रोड हमने सिर्फ 24 घंटे में 4 लेन का बनाया है। और तीसरा रिकॉर्ड हमने ऐसा किया है कि 24 घंटे में हमने 24 किलोमीटर रोड 1 लेन का बनाया है। तो इस तरीके से हम रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी में सहभाग है ये जो हीरोज है जिनके बारे में मैंने बताया है, इनसे हम यही सीखते हैं कि जो भी कठिन परिस्थिति है उनकी उनमें उन कठिन परिस्थितियों में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और उसे अच्छी तरीके से निभाया, उसी तरीके से और अपने प्रदेश का विकास किया। इसी तरीके से अगर हम सोचते हैं कि हमें हमारे तालुका का प्रदेश करना है, विकास करना है, तो 100% जब वहां पे हमारा तालुका प्रोजेक्ट लगेगा तो पहले प्रोजेक्ट लगेगा और फिर रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन होगा और उसी के साथ में हमारे तालुका का विकास भी होगा। तो अभी ये तालुका प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं उसके समझने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एमसीएल के सलाहकार, रचनाकार और विश्लेषक डॉक्टर श्याम सर को कि वो हमें बताए कि हाउ वी कैन बिल्ड किंगडम्स इन ईच तालुका ऑफ इंडिया। थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी वीडियो दिख रही है? हेलो, यस सर। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू मंगेश सर, थैंक यू प्राची मैडम फॉर अ वंडरफुल स्टार्ट। एंड दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप हर दिन 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो और ये कोरोना जैसी बीमारी को मारने के लिए आपके अंदर जो वैक्सीन है, जो दवाई है, जो इम्यूनिटी है, उसको हर दिन बेटर और बेटर करते जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल अर्थ डे यानी अंतरराष्ट्रीय वसुंधरा दिन के ऊपर हमारा ये जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है, हमने आपके सामने रखा और आपके सबके साक्षी के साथ हमने ये प्रोजेक्ट, ये प्रकल्प हमारे धरती माँ को हमने समर्पित किया। दोस्तों, ये जो इवेंट था, ये जो प्रोग्राम था, ये कोई बिजनेस का पार्ट नहीं था। ना इसको हमने प्रमोट किया, ना ये कुछ लाइव था, ना इसकी कुछ मार्केटिंग की, कुछ नहीं था। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हमारा एक फैमिली प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम हमारे सभी एमसीएल के जो फैमिली मेंबर है, सभी उद्योजक हैं, उनके लिए था। लेकिन अभी हम लोग एक्चुअल बिजनेस में शुरुआत करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, बिजनेस है क्या? तो बिजनेस है प्रोडक्ट का निर्माण करना और उसको बेचना, वो है बिजनेस। सिर्फ 2 चीजें हैं, 2 तरीके हैं कि जिससे हम लोग पैसा बना सकते हैं। एक तो आप कुछ प्रोडक्ट तैयार करके बेचो, नहीं तो सर्विस बेचो। और अभी हम यहाँ प्रोडक्ट तैयार करके बेचने वाले हैं। कोई तीसरा तरीका ही नहीं है पैसे बनाने का। आज हम लोग जिस जिस क्षेत्र में काम करने वाले हो, चाहे वो ईंधन का क्षेत्र हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का क्षेत्र हो, या पेट्रोकेमिकल को पूरी तरह से रिप्लेस करने वाले इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का क्षेत्र, इसकी सभी चीजों को हमको तैयार करना और बेचना है और पूरी जिंदगी आने वाले हमको बस यही काम करना है। लेकिन आज अभी इतने दिन के बाद बहुत दिन हमने लिए ये काम करने के लिए, क्योंकि अगर पूरी जिंदगी भर आपको ये काम करना है और अगर आपने देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है, तो लगभग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग सभी प्रोडक्ट्स आज हम लोग तैयार करके बेचने वाले, जो बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े लेवल में बिजनेस का, मार्केट का हिस्सा है। तो जब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें तैयार करनी है तो उसकी एक अच्छी नींव, एक अच्छी बुनियाद तैयार करनी पड़ती है। और अच्छी नींव, अच्छी बुनियाद किसी भी संगठन की
क्या होती है? तो वो होती है अच्छे लोग। दोस्तों, अगर संगठन को बड़ा करना है तो अच्छे लोगों को ही जरूरत होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महात्मा गांधी हो या धीरूभाई अंबानी हो या कोई भी हो, अगर जिसने अपने संगठन को बड़ा किया हो तो उसका एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, होता है अच्छे लोग। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ एमसीएल में ऐसे ऐसे मेरे कोर टीम के मेंबर्स हैं, ऐसे ऐसे मेरे सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स हैं, मेरे सभी परिवार के जो लोग हैं वो इतने डेडिकेटेड, इतने सिंसियरली, इतने पैशनेट आज इसका काम कर रहे हैं कि इनके साथ मिलके एक बहुत जबरदस्त बुनियाद आज एमसीएल की बन चुकी है। दोस्तों, क्यों कहते हैं कि हम आपको कि 10,000 मेंबर्स कीजिए? क्योंकि आज आपका प्रोजेक्ट लगा नहीं, हमने भी आपको अभी प्रोजेक्ट दिखाया, सिर्फ विजन और मिशन के साथ उसके बलबूते पे हम लोगों ने इतनी बड़ी टीम तैयार की है जो 100% डेडिकेटेड है। मुझे आपको बताने के लिए बहुत खुशी होती है कि जितना मैं या डॉक्टर लवेश या प्राची मैडम या कोई भी जो हमारे मेन प्रमोटर है, जो जितने सिंसियरली डेडिकेटली आज काम करते हैं, उतने ही डेडिकेटेडली और सिंसियरली ये बाकी के सभी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं। और ये तब से काम कर रहे हैं जब इन्होंने कभी नहीं कुछ नहीं देखा होता। आप भी सभी अभी एमसीएल परिवार के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप भी सिर्फ विजन और मिशन पे भरोसा रख के 100% फेथ के ऊपर हमारे साथ आए। आप बहुत 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 इंपॉर्टेंट हमारी बुनियाद हो, हमारे लोग हो। और यही ढूंढना था, यही काम करना था कि जिसके लिए हम लोग ने इतना समय पहले लिया। हम लोग भी आपको क्या बोलते हैं कि पहले वो 10,000 मेंबर्स करो जो आपके विजन, आपके मिशन पे भरोसा रख के आपके साथ आएंगे। दोस्तों, एक बार आपने ये लोग बना ले, एक बार आपने ये बुनियाद बना ली, तो आपको फिर आने वाले दिनों में ये जो आपको बिजनेस करना है, ये कंपटीशन की अगर चिंता होगी तो कंपटीशन कुछ भी चिंता मत करिए। आप वो बहुत बड़ी संगठन को तैयार कर सकते हैं जब आप ये काम करोगे। और दोस्तों, एक बार काम हो गया तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिजनेस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस इज ऑल अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो हम अभी अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं 100 प्रोजेक्ट्स के साथ। ये 100 लोकेशन होंगे कि जिनके यहां हम लोग ये प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे और उसको बेचेंगे। आपको शायद ऐसा लगेगा कि 100 प्रोजेक्ट एक साथ, अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा है कि आप एक जगह पे एक अच्छा प्रोजेक्ट करो, 2-3 जगह पे प्रोजेक्ट अच्छी तरह से करो, उसको सीख लो कैसे किया जाता है, कैसे समझा सकते हैं, फिर धीरे 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 आगे बढ़ो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो एक जगह पे अच्छी दुकान चलाते हैं, 1-2 जगह पे अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन जब ज्यादा एक्सपेंशन करते हैं तो वो कर नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जिन्होंने एक जगह पे फ्रेंचाइजी ली होती है, लेकिन जो अगर उसको मल्टीप्लाई करना होता है तो शायद उससे अच्छे तरीके से करते नहीं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी कॉर्पोरेट्स कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मॉल्स अच्छी तरह से चालू किए, लेकिन वो उसको बढ़ा नहीं पाए। अगर आपको याद होगा तो गोदरेज कंपनी का एक नेक्स्ट करके मॉल था सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, और उन्होंने चालू भी किया था बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे लोकेशन पे, ज्यादा लोकेशन के ऊपर, लेकिन वो कर नहीं पाए, उनको बंद करना पड़ा। तो फिर अगर ऐसा होता है, अगर इतने सारे लोग कर नहीं पाते, तो कैसे 100 प्रोजेक्ट्स हम लोग एक साथ करेंगे, और कैसे फिर वो 100 प्रोजेक्ट्स करने के बाद हम उसको सक्सेसफुल चला पाएंगे? ये बहुत ही ये क्वेश्चन, ये क्वेरी शायद आपके मन में आती होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, और वो स्टोरी है दमानी साहब की, डी मार्ट की। दोस्तों, दमानी साहब एक समय ऐसे था कि उनके जेब में 8,000 करोड़ रुपए थे। एचडीएफसी के शेयर बेचने के बाद उनको बहुत सारे पैसे मिले थे, बहुत कम लेवल पे उन्होंने वो शेयर्स लिए थे, और बाद में इतना बड़ा उनको मुनाफा हुआ था, और उतने सारे पैसे उनके जेब में उनके साथ थे। 8,000 करोड़ अगर किसी के पास रहता है तो शायद वो अपनी भविष्य के बारे में बिल्कुल सोचेगा नहीं, लेकिन उन्होंने तब सोचा कि नहीं, मुझे रिटेल में काम करना है, मुझे रिटेल बिजनेस में जाना है। तो जिसके पास अगर 8,000 करोड़ है और उसको अगर कुछ बिजनेस करना है तो क्या करेगा? वो कोई टैलेंटेड लोग आदमी को हायर करेगा और करेगा बिजनेस। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने भारत का जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर है, या मॉल बोल सकते हैं, भारत का और मुंबई का अपना बाजार, उन्होंने मुंबई का एक अंधेरी का अपना बाजार, उसको उन्होंने लिया, खरीदा नहीं, लीज पे लिया, और वहां उन्होंने 1-1.5 साल खुद वहां जाके उसको चलाया। वो वहां खुद जाते थे हर दिन। उन्होंने देखा कि वह कैसे
कैसे व्यापार होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे वेंडर्स होते हैं, क्या चीज़ें होती है कि जिसमें दिखना पड़ता है, कौन सी चीज़ें जहाँ कॉस्ट कम कर सकते हैं, ऐसा पूरी उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की खुद, और उसके बाद उन्होंने अपना डी मार्ट चालू किया। एक समय था दोस्तों कि डी मार्ट के सिर्फ 25 आउटलेट थे और बिग बाजार, रिलायंस, इनके 1000 से भी ज़्यादा एक के आउटलेट थे। अभी 1000 इतने आउटलेट थे, इसलिए बिग बाजार और रिलायंस इनका टर्नओवर इनसे काफ़ी था। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो डी मार्ट का प्रॉफिट इतना ज़्यादा था, कंपैरिजन में, प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा था, कि आज आपको पता है कि डी मार्ट किधर है। दोस्तों ये होता है तरीका कोई भी काम करने का। तो अगर आप एमसीएल के बारे में पूछोगे, 17 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। मैंने तब काम की शुरुआत की है जब ये पेट्रोल डीजल 20 रुपए भी नहीं था, ये गैस की हवा भी नहीं थी। मैं पहली जिंदगी में खेतों में गया ना, वो जट्रोफा लगाने गया था। जो भी चीजें हम लोगों ने की ना, वो पहले खुद बहुत बार की है। खुद हम लोगों ने ये सब, अभी तो आपने प्रोडक्ट्स भी देखा नहीं, लेकिन प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को कैसे बेचना है, कैसे कस्टमर को हम सर्विस देने वाले हैं, कैसा उसका ख्याल रखने वाले हैं, किसानों के साथ कैसा काम करने वाले हैं, क्यों ग्राम पंचायत में हर जगह हमको पहले खुद की खेती करनी है और बाद में किसानों को बताना है कि चलो ये खेती करो। ये सब काम हम लोगों ने किया। जब मुंबई में या कहीं भी ये पाइप नेचुरल गैस नहीं था ना, तब हम लोगों ने ये इसको बेचा है। तो आज 100 नहीं, अगर 500 भी प्रोजेक्ट करने हैं तो उसके सभी के एसओपी, सभी की पद्धति ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है हम लोगों ने, और इसके ऊपर काम करके आज हम लोग इस लेवल पे है कि हम लोग सक्षम है ये सब करने के लिए। दोस्तों हम सब लोग, दूसरा कारण एक ये भी है कि 100 प्रोजेक्ट्स क्यों, तो एक ये भी है कि हम लोग ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री नहीं, अगर बायो सीएनजी की तरफ अगर आप देखोगे, पूरे बिजनेस क्लास में अगर आप देखोगे कि बायो सीएनजी के तरफ क्या करके देखते हैं लोग, तो इंडस्ट्री में बायो सीएनजी यानी क्या, कचरे के ऊपर तैयार किया हुआ वो प्रोजेक्ट है बायो सीएनजी का प्रोजेक्ट। और वो बायो सीएनजी यानी रॉ मटेरियल क्या, कचरा, यानी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से जोड़ते हैं लोग आज बायो सीएनजी को, तो उसके कचरा साफ हो जाएगा। और फिर वो बायो सीएनजी को क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो सीएनजी है उसमें ब्लेंड करेंगे 5%, 10% जो भी है, और उसको बेचेंगे। कोई सोचता ही नहीं है कि जो हम लोग सोच रहे हैं, जो आज एमसीएल सोच रही है, वो कोई भी सोचता नहीं। हम इसको कचरे का प्रोजेक्ट, कचरे के ऊपर चलने वाला वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट देख ही रहे ही नहीं है। सतत का भी अगर आप देखोगे, सतत स्कीम, तो सतत क्या है कि 4.5 से 7.5 8 टन सीएनजी बनाएंगे, और किनको बेचेंगे, वो लोगों को जो लोग आज सीएनजी बेच रहे हैं। दोस्तों हम लोग उसके लिए नहीं है। आज एमसीएल जो काम कर रही है ना, हम लोग 100% हमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो है उसको 100% रिप्लेस करना है। तालुका में जो भी ईंधन हो रहा है ना, उसको 100% रिप्लेस करना है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, ये सब इंडस्ट्री का फ्यूल, ये सब कुछ हमको रिप्लेस करना है अपने फ्यूल के साथ 100%। और उस स्केल की बात कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग मानते हैं, हम लोग समझते हैं कि आज हमारे देश में हमें कुदरत ने इतना दिया है कि हम लोग सब मिलके काम करें ना, तो हम लोग दुनिया के लिए 20% इतना ईंधन का निर्माण कर सकते हैं। 20%, 3.5 से 4%, ज्यादा से ज्यादा 5% हमको लगेगा, बाकी का सब एक्स करेंगे। तो जब इतना बड़ा काम हमको करना है, और ये बहुत बड़ी बात है, अगर 20% आप दुनिया के लिए तैयार करोगे, तो अगर इतना बड़ा काम करना है, इतना बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे, तो शुरुआत भी वैसी करनी है। दोस्तों ये किसानी है कि जिसके बलबूते पे हम लोग नंबर 1 इकोनॉमी थे। जब भी हम लोग महासत्ता थे या सोने का वो सब दूर वगैरह निकलता था ना, वो सिर्फ इसकी वजह से। और हम चाहते कि ऐसा काम करें कि वो फिर से वो उसकी जो काबिलियत है हमारे किसानों की, वो उसको मिले। और ये सब जब ईंधन हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो वो होने वाला है। और वो उद्देश्य लेके ही हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो बिजनेस साइकिल पूरी देखना है कि इसका बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होता है, फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट्स बनता है। मुझे पता है कि उस दिन 22 अप्रैल को बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये दिखाओ, वो दिखाओ, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, पूरा वो नेपियर ग्रास भी लगाएंगे, उसको काटेंगे, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे, माल तैयार करेंगे, बेचेंगे, सर्विस देंगे, मुनाफा कमाएंगे, सब कुछ आपके 100 लोकेशन पे करेंगे। ये पूरा बिजनेस साइकिल करना है ये 100 लोकेशन के ऊपर।
और प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या है। अगर हम लोग सोचते हैं कि हमें दुनिया के लिए 20% फ्यूल बनाना है, ईंधन बनाना है, तो क्या आपको पता है कि हमको कितना करना पड़ेगा। हर तहसील में हम लोग बोलते हैं कि 100 टन का माल तैयार करना है और उसको बेचना है। 100 टन नहीं, आपके हर तहसील में 400 से 500 टन ये माल तैयार करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग 20% माल तैयार कर पाएंगे दुनिया के लिए। तो ये है सोच, ये काम करना है हमको। और अगर इतना इतना ईंधन तैयार करना है, यानी 400-500 टन, इतना ऐसा समझिए कि जो प्रोजेक्ट उस दिन आपने 22 अप्रैल को देखा उसका 40-50 गुना ज्यादा। कितने ग्राम पंचायत रहेंगे आपके पास, आपके तहसील में? 40, 50, 60, 80, 100। तो 100 के लिए 50 गुना इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 2 ग्राम पंचायत के लिए एक वो प्रोजेक्ट। इतनी बड़ी कैपेसिटी में अगर इंडिया काम करेगा तो पूरी दुनिया के लिए हम लोग ईंधन तैयार करने वाले, और ऐसा ही काम करने वाले। और इसके लिए हमें एक्चुअली क्या करना है, तो देखिए, इसके लिए हमें सिर्फ महज 6000 से लेकर 8000 हेक्टर इतनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है। हर तहसील में अगर आपको 400-500 टन करना है ना, तो आपको 6000 से लेकर 8000 इतने क्षेत्र के ऊपर अपने घास, अपना नेपियर घास, उसकी खेती करनी है। और क्या आप जानते हैं कि हम लोग जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो फसल होती है ना, वो होती है चावल की और गेहूं की। चावल की तो नंबर 1 है, और चावल की इतनी होती है कि पूरी दुनिया के अंदर चावल की सबसे ज्यादा खेती हमारे पास है। कितनी आपको पता है? 443 मिलियन हेक्टर, यानी 431 लाख हेक्टर। और अगर 431 लाख हेक्टर को 5,500 तालुका में, तहसील में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हर तहसील में लगभग 8,000, हर तहसील में एवरेज 8,000 हेक्टर पे खेती अपनी सिर्फ चावल की हो रही है आज की तारीख में। गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर आज हमारे यहां 300 लाख हेक्टर इतना क्षेत्र है, 300 लाख हेक्टर। तो अगर हम लोग एवरेज देखेंगे तो हर तहसील में गेहूं के अंदर लगभग 5,400 हेक्टर इतना क्षेत्र है सिर्फ गेहूं के लिए। लेकिन दोस्तों, असल तो अभी ये गेम है, असल तो ये जानकारी ये है कि हमारे यहां, आपको पता है वेस्टलैंड कितनी है? और वेस्टलैंड है अमेरिका, इजराइल वैसी वेस्टलैंड नहीं है चाइना वाली कि जहां कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास इतनी अच्छी जमीन है, इतना अच्छा पानी है, इतनी अच्छी धूप है कि ये वेस्टलैंड सिर्फ बंजर है। आज अगर उस पर करें ना तो बहुत अच्छी फसल ला सकते हैं हम लोग। आपको मालूम है कितनी है? 900 लाख हेक्टर, 900 लाख हेक्टर। इसका मतलब 5,500 तहसील में अगर हम लोग देखें तो हर तहसील में 16,300 हेक्टर इतनी जमीन तो ऐसी पड़ी हुई है जहां हम लोग आज कुछ नहीं कर रहे। और मैं बोल रहा हूं कि 6,000 से 8,000 हेक्टर इतनी हमको चाहिए घास की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। दोस्तों, ऐसा समझते कि इस सब जमीन में 20% ऐसी जमीन पकड़ते कि जहां हमको हम हाथ नहीं लगा सकते। वहां जंगल है, वहां इको सेंसिटिव जोन है, या पानी का कुछ है, पहाड़ है, कुछ भी। फिर भी वो 16,300 से 20% यानी 3,500 भी हम लोगों ने कम किए। तो भी ऑलमोस्ट 13,000 हेक्टर आज हमारे हर जगह पे, हर तहसील में अवेलेबल है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन और एक बात मैं आपको बताता हूं, और एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट की फैक्ट है। हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी खेती करते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि हम जिस तरह से खेती कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी पद्धति बहुत पिछड़ी है। आज जिस राइस की मैं बात कर रहा हूं, ये पैडी चावल, ये चावल हम लोग सबसे ज्यादा क्षेत्र आज भारत में है, लेकिन हम लोग नंबर 1 नहीं है मैन्युफैक्चरर, नंबर 1 उत्पादन नहीं है हमारा। नंबर 1 उत्पादन किसका है? तो चाइना का है। ये चाइना में इतना बड़ा क्षेत्र है कि वैसे बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो चावल का एवरेज उत्पादन कितना होता है चावल का? प्रति हेक्टर 3,026 किलो प्रति हेक्टर, कहीं भी जाओ। और अपने देश में प्रति हेक्टर चावल का उत्पादन कितना होता है? 2,191। यानी उत्पादकता के बारे में अगर देखोगे तो हमारा 40-50 के आगे नंबर है। तो अगर ये चीज आज की तारीख में हमारे सामने है, इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारे पास है, इसको टेक्नोलॉजी को जरा हम लोग बेहतर करें तो सोचिए हमें कितनी जमीन हमारे पास है।
कितना जबरदस्त हमारे पास रिसोर्स है जो अवेलेबल हो सकता है। किसके लिए? ईंधन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सब है ना पेट्रोकेमिकल। आज सुबह ब्रश लेके जिस साबुन से आप नहाते हो ना, वो लेके रात को सोने तक इतनी सारी चीजें हैं ना कि जिसके लिए हम लोग अपनी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में, किसी तहसील में, किसी जिले में रबर के लिए जो प्लांटेशन लगता है ना, वो सबसे अच्छा हो, तो हम लोग वहां फैक्ट्री सिर्फ रबर की लगाएंगे और ये रबर पूरी दुनिया को देंगे। हो सकता है कि किसी जगह सिर्फ बायोप्लास्टिक के लिए जो जो खेती हो लगती है वो अच्छी हो, और उसकी फिर वो खेती करेंगे और सिर्फ प्लास्टिक तैयार करके पूरी दुनिया को बेचेंगे। और ऐसे ही बायो पेंट्स, ऐसे बायो अडेसिव, ऐसे सॉल्वेंट्स, और ये ऐसी प्रोडक्ट्स है, ऐसी चीजें है ना दोस्तों, ये सिर्फ खेतों से तैयार हो, और ये पूरा करके हम लोग पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। और यही काम अभी आने वाले दिनों में बिजनेस करके हमें करना है। लेकिन आज के तारीख में, आज अभी जो वक्त हमारे पास है ना, उस वक्त में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है। उसका वो क्या करना है? तो हमारे एक विश्वास का निर्माण करना है, हमें अपनी कंपनी की छवि निर्माण करनी है, ब्रांड तैयार करना है। दोस्तों, हम किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करेंगे और बेचेंगे ना, उस प्रोडक्ट पे हम लोग ब्रांड करके, ब्रांड बन के ही काम करेंगे। अगर हम लोग मोबाइल तैयार करेंगे ना, तो उसमें एप्पल ही बनेंगे। अगर हम लोग, हमें गाड़ी तैयार करनी है और बेचनी है, तो हम लोग उसमें BMW, मर्सिडीज ही बनाएंगे। हर क्षेत्र में अगर कुछ करना है ना, तो वो वहां हम लोग ब्रांड बन के करेंगे। और क्या होता है ब्रांड? ब्रांड होता है क्या है ब्रांड? दोस्तों, ब्रांड यानी विश्वास। यानी आपके साथ में अगर आपका कोई एक अच्छा दोस्त हो, या आपके रिश्तेदार में कोई अच्छे रिश्तेदार हो, या इवन आपके आजू बाजू में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, एक अच्छा डॉक्टर होता है, एक अच्छा व्यापारी होता है, एक अच्छा लॉयर होता है, या कोई भी होता है कि जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये आदमी है ना, ये अच्छा आदमी है, इसकी नीयत अच्छी है, ये जो बोलता है वो करता है, ये कभी भी झूठा काम, गलत काम नहीं करता, कभी भी हमको जरूरत कुछ लगे तो ये आदमी हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है और सबकी मदद करने की कोशिश करता है। तो ये जो विश्वास है ना, ऐसा ही समझे कि आपकी आपकी बेटी है या बेटा है और उसकी शादी करनी है, तो किसके साथ करोगे? ऐसे लड़के को या लड़की को देखेगा ना जिसके साथ संस्कार अच्छे हो, जिसका जो जो उसके रहन सहन अच्छी है हो, जो अच्छा उसका दिनचर्या है। तो ये जो पर्सनल इमेज होती है, ये जो विश्वास होता है, ये जो चीज होता है, ये सब कंपनियों में भी होता है, और इसको ही बोलते हैं ब्रांड। कंपनियों में भी होता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है ना कि जो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकती है। वो प्रॉफिट के लिए अपने वेंडर्स को फंसाएगी, ग्राहकों को झूठे वादे करेगी, या कुछ भी कर, मैं उनके बीच में नहीं जाना चाहता। लेकिन ऐसी कंपनी जो इस सबके बारे में सोचती है, सबके बारे में अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करती है, अपने एक आदर्शों पे चलती है, उसको बोलते हैं ब्रांड। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये JLR, जैगुआर लैंड रोवर, ये जो कंपनी है ना, ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे जबरदस्त ऐसे इमेज रहने वाली कंपनी। जिस देश ने, इंग्लैंड ने पूरे दुनिया के ऊपर राज किया, वहां के राजवाड़े सब इस गाड़ी में रहते हैं। जेम्स बॉन्ड की मूवी भी आप देखोगे तो जेम्स बॉन्ड यही कार इस्तेमाल करता है। इतना बड़ा ब्रांड जब उनको सेल करना था, तो कई सारी कंपनियां थे ये लेने के लिए, सभी के पास पैसे थे। लेकिन जो कंपनी के जो प्रमोटर्स, जो इंपॉर्टेंट लोग थे, उन्होंने सोचा कि जो हमारे कंपनी की मर्यादा है, जो इतना अगर नाम हम लोगों ने रखा है, अपने कंपनी का काम बड़ा किया है, तो इस नाम का ख्याल कौन रखेगा? तो ये जब उनके दिमाग में आया, तो एक्चुअली इसी सोच से ही वो ये कर रहे थे। तब उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा, और वो था टाटा, कि जो आदर्शों पे काम करते हैं, जिनके कुछ असूल है, और वो उसके बिना बिल्कुल काम नहीं करते, और इसलिए वो कंपनी गई टाटा को। दोस्तों, आज भी हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। प्रोडक्ट बाद में है, पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग बहुत सही मकसद से, एक अच्छे मकसद से, एक अच्छे काम के लिए ये सब कर रहे हैं। और ये आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और कैसे बनता है ब्रांड? कैसे बनेगी ब्रांड? कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जो भी बोलेंगे, हम लोग अच्छे हैं, हमारी कंपनी अच्छी है, हमारी छवि अच्छी है? तो उसका एक सिंपल तरीका होता है। आप कोई भी कमिटमेंट लोगों से करो, अपने टीम से करो,
कस्टमर से करो, ग्राहकों से करो, आई मीन किसानों से करो या किसी से भी करो जो अपने स्टेक होल्डर्स है बिजनेस में, जो बोलोगे उसको वो वादा निभाओ बस। एक बार आपने बोला कि ये करेंगे तो करके दिखाओ। अभी टाटा ने नैनो का डिसीजन लिया कि 1 लाख तक वो कार देंगे, और उन्होंने वो पश्चिम बंगाल में बड़ा प्लांट बिन डाला, बहुत ज़्यादा खर्च किया, टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनको वो प्लांट पूरी तरह से उनको वो निकाल के वो गुजरात आना पड़ा, बहुत सारा खर्चा हो गया, इनिशियली इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, सब कुछ। कई दूसरी कंपनी होती तो शायद सोचती कि करे क्या नहीं करे, लेकिन टाटा ने वैसा नहीं किया। एक बार उन्होंने कमिटमेंट दी तो उन्होंने वो करके दिखाई। प्रॉफिट का उन्होंने बिल्कुल देखा नहीं कि प्रॉफिट क्या होता है, उन्होंने देखा कि अपनी इमेज क्या है, टाटा की इमेज क्या है। दोस्तों, एमसीएल की नंबर 1 अगर कोई प्रिंसिपल है तो ये है। ये आज 22 अप्रैल को हमने जो किया ना, 22 अप्रैल को जो हम लोगों ने उद्घाटन किया, आपको दिखाया, या 14 मई को हम लोग करने वाले हैं, ये 5 महीने पहले ही हम लोगों ने डिसाइड किया था। 5 महीने पहले जब कोरोना ऑलमोस्ट सबको लगा था कि अभी कोरोना गया, कोरोना का अभी ज्यादा कुछ नहीं, हम लोगों ने यहां तक सोचा था कि हम लोग 1-to-1 मीटिंग करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, सभी उद्योजकों को बुलाएंगे, उसके लिए हॉल भी हमने बुक किया, सब कुछ किया डेट के। तो जब हमने ये डिसाइड किया था तभी कुछ नहीं था कोरोना वगैरह, लेकिन हमने अपना प्रॉमिस रखा। बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, 22 अप्रैल को कोई नहीं जा सकता था, फिर भी हम लोग वहां गए और वो 22 अप्रैल का प्रोग्राम किया। दोस्तों, ऐसा ही अभी 14 मई को जो भी हम लोगों ने बोला है आपको, जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग कब करेंगे। 14 मई को 100 लोकेशन पे हम प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। और क्योंकि हम जब जानते हैं कि 14 मई एक बहुत 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 शुभ दिन है, एक ऐसा दिन, मुझे कैलेंडर के बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं कि यह पहले कब हुआ था, कि जब हिंदुओं का सबसे बड़ा मुहूर्त, 3.5 मुहूर्त होते हैं हमारे, उसमें से एक मुहूर्त अक्षय तृतीया उस दिन है। मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा त्योहार रमजान ईद उस दिन है, और इतने अच्छे काम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका, इससे बेहतर दिन तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया था, और वैसे ही हम लोग अभी करेंगे। मुझे पता है कि आप सोचते होंगे कि यार अभी तो इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, अभी कोरोना के केसेस बढ़े हैं, कैसे करेंगे हम लोग, कैसे जो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे उद्घाटन होगा, ऐसे प्रोग्राम होगा, ऐसे सब लोगों को बुलाएंगे, ऐसा ऐसा सब कुछ होगा, कैसे करेंगे। हमने कैसा किया था एमसीएल का 22 अप्रैल को करके दिखाया ना, बस आपको वैसे ही करना। अच्छा हुआ ना हम लोगों ने वैसे किया। लोग बोल रहे थे कि नहीं, इसमें एकदम कमर्शियल लोग आने चाहिए थे, ऐसा होना चाहिए था प्रोग्राम की सब एकदम। क्यों? हम सभी ने, हम लोग सिर्फ 3 लोग वहां गए थे, बहुत अंतर ये होता ना डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी पाबंदी थी, आप एक जिले से दूसरे जिले भी नहीं जा सकते थे। हम तीनों वहां गए, हम लोगों ने मोबाइल पे वो प्रोग्राम किया, वो भी मोबाइल का नेटवर्क, वाईफाई भी नहीं, हम तीनों ने वहां करके वो प्रैक्टिस करके वो प्रोग्राम उस दिन किया। और हम लोग तभी भी जानते थे कि कल अगर हमारे जो उद्योजक है, अगर उनको करना पड़ा तो उनको भी वो करने का तरीका समझना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, इसलिए हमने पहले करके दिखाना चाहिए। वो हमने करके दिखाया, बस आपको भी वैसे करना है। कितना भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, आपको अपने जगह पे रह के वो काम करना है। लेकिन इसमें एक चेंज है, हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया वो कैसे था, वो घर का प्रोग्राम था, हमारे लोगों के लिए था। हमने कुछ भी पब्लिसिटी नहीं की थी, किसी को बताया नहीं था, कुछ नहीं किया था। आपको वैसा नहीं करना है, आपको ये पूरी दुनिया को बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया को बताओ कि आप अपना प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं। पूरी दुनिया, अपने तहसील में जो सरकारी सभी ऑफिसर्स है, सरकारी कार्यालय है, जो अलग अलग एसोसिएशंस है, रिक्शा वालों का उनका एक संगठन होता है, चालक मालक, यानी एक गाड़ी मैंने खरीदी है, मैं ही उसका मालिक और मैं ही चलाता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अलग अलग एसोसिएशन है, जैसे हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं डिपार्टमेंट के, जैसे आशाताई हो गई, या आंगनवाड़ी सेविका हो गई, शिक्षक हो गए, इनका भी हर तालुका के लेवल पे एक संगठन होता है। और ये मैं बोलता हूँ ना, ब्रांड विश्वास, ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका बहुत अच्छा ब्रांड होता है तालुका में, अपने गाँव में। इन सबको बताओ, अपने वहां अपने तहसील में जो भी ऐसे न्यूज वाले काम करते हैं, पेपर वाले काम करते हैं, रिपोर्टर काम करते हैं, केबल चैनल है, सबको बोलो हम लोग क्या कर रहे हैं।
ये आपको इस टाइम अलग करना है। तो क्या हम लोग एक्चुअली एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे क्या? वहां दोस्तों, अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, कोरोना का संकट ज्यादा है, तो बिल्कुल वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अपने तबीयत का पहले ख्याल रखना है। पूरे तहसील की, पूरे तालुका की, पूरे ग्राम पंचायत की जवाबदारी आपके ऊपर, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, कोई भी आपको रिस्क लेनी नहीं है। तो वहां अगर हमको पॉसिबल नहीं कुछ सिविल काम करना तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसे बहुत सारे काम है, आई मीन अगर वहां गवर्नमेंट के रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है, हम लोग कुछ सिविल का कुछ भी काम अगर नहीं कर पाते तो ठीक है, नहीं करेंगे तब तक जब तक ये पॉसिबल नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे बहुत सारे काम है जो आज कर सकते हैं, जिसको आज अभी से इमीडिएटली शुरुआत कर सकते हैं। एक तो है कि हमारे अभी 100 अलग अलग लोकेशन पे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, 100 अलग अलग जगह पे खुद की एक संस्कृति होगी, एक कल्चर होगा। तो हो सकता है हम अपनी एडमिन की बिल्डिंग, हम उस प्रोजेक्ट पे ऐसा कुछ थोड़े से बदलाव करें जो देखने के लिए लगे यार ये हमारे तहसील का, ये हमारा राज्य है। हो सकता है कि अभी वहाँ इतने सारे लोग हमको लगने वाले, उनके इंटरव्यू लें, वहाँ वेंडर्स लगने वाले हमको, उनके साथ हम लोग उनके सब कोटेशंस ले, उनको फाइनल करें। तो ऐसे कई सारे काम किए जा सकते हैं इमीडिएटली 14 मई के बाद। लेकिन दोस्तों, एक मैं आपको आज कमिटमेंट देता हूं, और वो कमिटमेंट आपको मेरी तरफ से पूरी दुनिया को देनी है, और वो है कि ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। दोस्तों, हो सकता है कि कोरोना ज्यादा बढ़े, हो सकता है कोरोना की तीसरी लाट या तीसरी वेव आ जाए, हो सकता है जो भी कुछ होगा, हम अपना प्रोजेक्ट इस दिवाली को पूरा करेंगे। और एकदम 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 कितनी भी गहरी, कितना भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कोई भी संकट हो आसमानी, कुछ भी, हम 26 जनवरी के आगे इसको नहीं करेंगे। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम डेट जिसके ऊपर हम लोग अपने प्रोजेक्ट पूरा करेंगे ना, वो है 26 जनवरी। किसी भी सूरत में करेंगे, आप बिल्कुल उसकी चिंता मत करो। आपके 100 लोकेशन पे प्रोजेक्ट लगाना, ये मेरी जिम्मेदारी, और ये पूरी दुनिया को बता दो आज, यस आज हम लोग चालू कर रहे हैं, ऐसे चालू कर रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन पूरा हम लोग उस दिन करेंगे और 100% करेंगे। दोस्तों, वो करना है ही, लेकिन पहले ये 6 और 8 महीने में अभी आपको क्या करना है, तो अपने इस कंपनी के बारे में आप अपना ब्रांड, अपना इमेज, उसको तैयार कीजिए, विश्वास तैयार कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट बाद में होते हैं, आपको पहले लोगों को समझना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छी कंपनी हो, एक अच्छा संगठन हो। आप ऐसा काम करो ना कि जब आपका प्रोजेक्ट शुरू हो तो 15 दिन में आपने मुझे फोन करके बोलना चाहिए कि सर जल्दी 1 लाख टन का, 1 लाख किलो का आप प्रोजेक्ट लगाओ, 100 टन का प्रोजेक्ट लगाओ, मेरे कस्टमर्स रेडी है। इतना अच्छा काम आप करो। अभी देखो, ये एप्पल का नया फोन क्या आता है, लॉन्च करने की डेट होती है तो लोग लाइन लगा के जाते हो। एप्पल क्या मोबाइल फोन है, लेकिन कितना बड़ा ब्रांड किया उन्होंने। और हम तो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, दुनिया बचाने की बात कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो कितना जबरदस्त रिस्पांस, कितनी जबरदस्त उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपके लोगों का। जितना मैक्सिमम है ना, इतना जबरदस्त काम करते हैं आगे के 6-8 महीनों में कि 1 लाख किलो का, 100 टन का प्रोजेक्ट से हम लोग जल्द से जल्द चालू करें। क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट, ये बिजनेस दिखता ही नहीं है। मुझे तो हमेशा ये बड़ी क्रांति का समय लगता है, क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी है ना। ये बिजनेस तो एक माध्यम है, कौन बचाएगा दुनिया को अगर ये ऐसा ही चलता रहे। कितनी बाहर तबाही चालू है, कौन रहेगा, ये कौन करेगा। अभी ये हमारा किसान जिसके बलबूते पे हम लोग इतना बड़ा हमारा देश था भारत, आज कहाँ है वो। कैसे सैकड़ों किलोमीटर लोग यहाँ वहां से चल रहे हैं अपने रोजी रोटी के लिए, और आज अभी कोरोना की वजह से और संकट गहरा हो गया, कौन करेगा ये काम। तो ये तो मैं समझता हूं ये बिजनेस है ही नहीं, ये मूवमेंट है, ये एक आंदोलन है जिसको हमको करना है। और बिजनेस तो एक ऐसा समझे कि बिजनेस तो एक कारण है, बस एक तरीका है। हमारा जो लक्ष्य है वो है सुजलाम सुफलाम राज्य बनाना, और सबको पता चलने दीजिए आगे के 6 महीने में कि आप इसके लिए कमिटेड हो। और ये करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका अगर कुछ है तो वो है सैटरडे सेशंस। आज जो मैं आपके लिए जो सेमिनार, जो मीटिंग्स लेता हूं ना हर हफ्ते, ये ट्रेनिंग,
अभी मैं सैटरडे लेता था, मैंने वो पहले हम लोगों ने पहले वो करके दिखाया। अभी हम लोग फ्राइडे हर शुक्रवार को कर रहे हैं, इसलिए कि हर शनिवार को फिर आप करें। आपको करना है ये सैटरडे सेशन। ये सैटरडे सेशन ऐसे करने हैं कि कुछ भी हो जाए, यानी सिर्फ ऐसे आसमानी संकट की जहां हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज किसी भी सूरत में ये सैटरडे के सेशन बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए जिंदगी भर। आधे घंटे का 1 घंटे का जो प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग का हमारा जो काम है, और हर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 3-4 लोग बोलेंगे, तो आपके पास तो कितने लोग हैं। एमपीओ तो शुरुआत होती है 10 लोगों के साथ, एमबीएस की टीम है, बाकी इतने हजारों एमपीओ के लोग हैं। कोई भी आके जिनको बोलना है, जिनको कोई अच्छी चीज बतानी है, वो बता सकता है। ये करना है हर हफ्ते, हर तहसील लेवल पे। ये करेगा एमबीएस एमपीओ, ये करेंगे हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे हर अपना एमवीपी का एंटरप्रेन्योर। मैं चाहता हूं कि एमवीपी यानी विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे तो ये डायरेक्ट हो, डायरेक्ट। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, अभी कोरोना है, तो आपको अभी वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम लोग कर रहे हैं। तहसील लेवल पे तो आपको हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज हजारों की तादाद में लोग रहेंगे ना। एक बार तो आपको 1 to 1 मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, हफ्ते में एक बार पॉसिबल हो तो 1 to 1 जो कोर लोग हैं वो मिलिए। 50-100 लोग तो मिल ही सकते हैं, एक हॉल में, एक स्कूल में, कहीं भी। अपने फैक्ट्री के ऊपर मिल सकते हैं कुछ दिनों बाद, तो ये तो हो ही सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की तारीख में ये जो 6-8 महीने हैं और हमेशा के लिए ये आपको रिचुअल ये चालू करना है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस है। ये जब भी आप करोगे ना, ये भी जो तरीका है ना, ये तरीका भी आप सीख लीजिए। कैसे करते हैं हम लोग, ये फोन नीचे ऐसा रखते हैं, ऐसा नीचे, कैसे दिखते हैं आप, कैसे सामने वाला दिखेगा, क्या सोचेगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कैसे दिख रहे हैं आप। आपको अच्छे कपड़े डाल के आपको सामने अच्छी तरह से उनको बैठता है। आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आप आंख के ऊपर ये जो मैं देख रहा हूं ना, ऐसे आप दिखने चाहिए, ऐसे नहीं दिखते। हम हमारे सबके घर जो है वो छोटे घर है, छोटे मकान है हमारे, तो बहुत बार जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। तो एक तो अच्छी दीवार है उसके पीछे रहिए, नहीं तो वर्चुअल बैकग्राउंड का इस्तेमाल कीजिए। एक सिंपल वर्चुअल बैकग्राउंड हो, सामने बैठा हुआ मोबाइल, कितना फर्क पड़ता है लेकिन ये छोटी छोटी चीजों में। और ये आपको सीखना है और करना है, और एक कंपलसरी करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। ये एमसीएल का जो है ना, ये एमसीएल का बेसिकली हम लोग एक प्लेटफॉर्म, एक मंच तैयार कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म इसके लिए कि हर गांव में आज बहुत सारा टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आज गांव में अभी भी अब्दुल कलाम सर है, गांव में ऐसा भी हो सकता है कोई हिमा दास हो सकते हैं, कोई सचिन तेंदुलकर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट, कोई अच्छा आदमी हो सकता है। कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ कि जिनको पता है कि संकट कितना गहरा है और वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूं कि लोगों ने अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ी है और गांव में आके वो ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऐसा कुछ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। इन सभी को एक जगह पे लाने का काम है ये आपके सैटरडे सेशन जो है, ये सभी लोगों को इकट्ठा लाएंगे। और दूसरी बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, बात इसकी है कि हमें एक ऐसा संगठन, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी नई जात का निर्माण करना है कि जो ये पूरी दुनिया को बचाने के लिए खड़ी हो। एक ऐसी कम्युनिटी की जो जाने समझे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये अपना जो एकमेव घर है, एकमेव अपनी पृथ्वी है, इसको बचाना। हमारे किसानों के लिए खड़ा हो, हमारे लोगों के लिए खड़ा हो, ऐसे समुदाय का निर्माण करना ये हमारा उद्देश्य है। और उसके लिए जरूरत है ये सैटरडे सेशंस की। दोस्तों कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है कि वो सिर्फ पैसों से नहीं जाएंगे। हम लोग कितना भी प्रॉफिट कर ले, लेकिन हमारे समाज में कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ पैसों से नहीं जाएंगे। लोग आने चाहिए और वो करने चाहिए। अभी ये अमेरिका हो या इंडिया, अमेरिका में एक टाइम ऐसा था कि नदियों को आग लग रही थी। इतना सारा इंडस्ट्री का जो खराब पानी, वेस्ट ऑयल, वो सब इतना पानी जाता था नदियों में कि नदियों को आग लगती थी। और वो आग उन्होंने क्या, वो कायदे कानून नहीं करते, वहां भी होते अमेरिका में, वहां इंडिया में भी होते, वहां भी हुए। लेकिन लोगों ने वहां आके काम किया। लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोगों के आने की वजह से बाद में ऐसा हुआ कि वहां कोई भी जो नदी होती है
कोई भी नदी का ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो आज की तारीख में वो सभी जो है रिवर्स, वो तो अभी पर्यटन क्षेत्र हो चुके, इतनी साफ सुथरी हो रहती, और वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से। और यही नहीं, अमेरिका, जापान टेक्नोलॉजी में नंबर 1 जापान एकदम, वो तो और एकदम शांति प्रिय सब ऐसा हम लोग समझते हैं। आज हम लोग भी बोल रहे हैं कि हमें हर तहसील हर गांव कचरा मुक्त करना है। जापान में एक ऐसा शहर है 1500 से 2000 लोग रहते हैं, हमारे तो इतने लोग तो ग्राम पंचायत में होते हैं। वो जो लोग हैं, वो जो शहर है, वो वहां कोई कचरा तैयार ही नहीं होता, निर्माण ही नहीं होता। यानी क्या होता है, हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो कचरे का जो बैग होता है ना, उसमें कल का रात का खाना, कुछ फटा हुआ चप्पल, कुछ फटा हुआ शर्ट, बाद में हम लोग वो पूरा फ्लोर साफ करते हैं, उसमें जो मिट्टी होती है वो भी उसको डालते हैं। वो पूरा डाल के वो जो है वो एक थैली तैयार करते हैं और वो सुबह देते हैं कचरा वालों के पास। और कचरा वाला क्या करता है, वो थैली लेता है और वो जाता है, वो हमारे गांव के बाहर जो बड़ा पहाड़ होता है ना कचरों का, वो ऐसे डालता है। और ऐसे पहाड़ 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 बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये आपको अंदाजा नहीं, लेकिन हर कचरा वो रिसाइकलिंग के लिए, पुनर्वापर के लिए डालते हैं। यानी अगर बाटली के ऊपर स्टिकर रहेगा ना, वो स्टिकर भी निकालते हैं, स्टिकर अलग जगह, बाटली अलग जगह। दोस्तों 45 अलग अलग वर्गीकरण है उनका, जहां ये कचरा वो सेग्रीगेट करते हैं, और कोई कचरा तैयार ही नहीं होने देते। तो ऐसा नहीं वहां ही हो रहा है, हमारे देश में भी होता है। अगर अमेरिका और जापान में लोग आके इकट्ठा आके कुछ करता है, तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा ये भावना अगर किसी देश में है तो ये भारत में है। हमारे भारत में जितने मंडल है, जितना कोई भी चीज हो, अगर हम लोग मिलकर जितना दिल लगा के करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा करता हो। सिर्फ इनिशिएट लेने की जरूरत है। ये तेलंगाना में इब्राहिमपुर करके एक शहर था। एक टाइम ऐसा था कि डेंगू से काफी लोग मरे वहां। सभी लोगों ने मिलकर फिर ऐसा काम किया, वहां एक अच्छा लीडर भी है कि जिनके नेतृत्व में, और आप यहाँ हो कि अभी वो डेंगू छोड़िए, मलेरिया छोड़िए, आपको वहां मच्छर भी नहीं दिखाई देगा। इतना ही नहीं, आज हम लोग महाराष्ट्र में अहमदनगर में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। वो अहमदनगर में एक गांव है, ऐसे ग्राम पंचायत हिरवे बाजार। अभी अहमदनगर ऐसा है कि उसका बहुत सारा पोर्शन वहां बारिश ज्यादा होती नहीं नगर में, लेकिन वहां हिरवे बाजार, वहां रालेगंज सिटी करके ऐसे गांव है। अभी हिरवे बाजार में तो लोग छोड़ के गए थे उस गांव को कि पानी नहीं है उधर। लोगों ने सब मिलके ऐसा वाटर कंजर्वेशन का काम किया कि आज इतनी अच्छी फसल वहां होती है कम पानी में, कि वहां लोग करोड़पति बन चुके हैं। और सबके लिए एग्जांपल है ये। दोस्तों हम लोग अपना तहसील के लिए कर सकते हैं। हम भी अपने यहाँ की जो नदियां है, जो तालाब है, उसको साफ रख सकते हैं। और इसके लिए चाहिए लोग, इसके लिए चाहिए ये सैटरडे सेशंस। दोस्तों हम बहुत 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 ज्यादा सीरियस होने वाले सैटरडे सेशंस के। अगर आप उद्योजक हैं, अगर आपने तहसील का जिम्मा लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आपको कंपलसरी सैटरडे सेशंस करने। अगर आप ग्राम पंचायत के उद्योजक हो, एमवीपी हो, तो आपको ग्राम पंचायत की आपने जिम्मेदारी ली है, और उसके लिए कंपलसरी सैटरडे का वो सेशन आधे घंटे का, 1 घंटे का शुरू करो, 20 मिनट से शुरू करो। हो सकता है कि इनिशियली कम लोग आए, लेकिन कभी भी रोको मत इसको। आज लवेश सर, मैं, प्राची मैडम, हम लोग जो कर रहे हैं, कल अगर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ हमारे निजी इसमें घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मेरी जगह दूसरा कोई काम करेगा, लवेश की जगह दूसरा कोई काम करेगा, लेकिन कभी रुकेगा नहीं। वैसा आपको करना है। हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं सैटरडे सेशंस के ऊपर। कोई भी अगर ये काम नहीं करेगा तो हम लोग देखेंगे कि वो क्यों नहीं कर रहा है, उसको हेल्प भी करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली इसके ऊपर रहने वाले हैं। और दोस्तों मैं एक बात, एक विनती सबसे करना चाहता हूँ, एक आह्वान सबसे करना चाहता हूँ। आज की तारीख में, आज बहुत हमारे पूरे समाज में, हमारे देश में एक निगेटिविटी बढ़ चुकी। एक कोरोना की वजह से लोग बहुत चिंतित है कि आगे क्या होगा। ये सेकंड वेव, थर्ड वेव, नौकरियां खतरे में है, लोगों के धंधे नहीं हो रहे, लोगों के जॉब जो फिर से हमारे मजदूर लोग हमारे घर पे वो चले गए हैं। अभी रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या, फ्यूचर के बारे में बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने। अभी ऐसा अंधकार, ऐसा सब प्रॉब्लम आज वो चल रहा है, तो हमें बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। आप बहुत एग्रेसिवली काम करिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली। आप एक ही काम करना और बार बार ना, आपको सेमिनार आप लीजिए, घर में बैठ के सेमिनार लीजिए ना। वो व्हाट्सएप पे 5 लोग आके बैठ सकते हैं, तो व्हाट्सएप पे सेमिनार लीजिए, 20 मिनट का लीजिए, 25 मिनट का लीजिए। आज ये मोबाइल के ऊपर, गूगल के ऊपर 20-25 लोग आ सकते, तो वहां सेमिनार लीजिए।
अगर आप 3-4 लोग हैं तो सबको बोलो कि एक बार दिन में एक बार तो आधे घंटे का सेमिनार लेना चाहिए, और वही चीज बार बार बोलनी है ना, वही चीज बार बार बोलनी है। आपको बताते रहिए, बार बार लोगों को बताइए कि फ्यूचर अपना है। और मैं आपको बोल रहा हूं ना, आपको कुछ मार्केटिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको दिल से बोल रहा हूं कि देखो आने वाले दिनों में ऐसा समय अभी इमीडिएटली आने वाला है, इतनी दुनिया तबाह हो रही है कि आगे जाके बहुत ऑयल एंड गैस मिलेगा भी ना तो भी उसको हाथ नहीं लगा पाएंगे हम लोग। वो जहर है, वो ये जो हम लोग ईंधन तैयार कर रहे हैं ना वही रास्ता है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही एक रास्ता है ये कैंसर को बंद करने की। ये पेट्रोकेमिकल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है, इसको बंद ही करना पड़ेगा। और कंपलसरी ये सब चीजें हमारे खेतों से आएगी, खेतों से ही आएगी। कहा सबसे ज्यादा खेत है हमारी इधर है, कहा सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर हमारी इधर है, कहा सबसे ज्यादा किसान रहते हमारी इधर रहते। तो आने वाले दिनों में कंपलसरी पूरी दुनिया को लीड करने वाले हम लोग हैं, बताने के लिए नहीं, मार्केटिंग के लिए कुछ भी नहीं। मैं आपको असलियत बोल रहा हूं, लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बार बार बोलो कि हमारे दिन आने वाले, हम लोग करने वाले, हम लोग लीड करने वाले। बार बार करो, बहुत फर्क पड़ेगा। आज यहाँ कोरोना की वजह से नहीं, वो चिंता की वजह से हार्ट अटैक से लोग ज्यादा मरते। अगर आप पॉजिटिव हो तो 90 साल के लोग भी आराम से आते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये संदेश, ये सेमिनार चालू रखो, लोगों को बोलो। और अगले हफ्ते, अगले शुक्रवार एक बहुत बड़ा जो आरंभ होने वाला है, एक बहुत बड़ा इतिहास का ऐसा क्षण है, उसके सब लोग हम लोग विटनेस करने वाले। आगे के शुक्रवार को हम ये प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, ये सारा ट्रेनिंग नहीं होगा। हम अगले शुक्रवार को है 14 मई को 14 लोकेशन पे, सॉरी 100 लोकेशन पे जो काम होगा उसका यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो यूट्यूब पे हम लोग सब उस प्रोजेक्ट्स को देखने वाले, उस काम को देखने वाले, और हम सब लोग उस एक ऐतिहासिक क्षण के लिए हम लोग सब विटनेस करने वाले। हम लोग देखने वाले कैसी अभी नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। वो क्रांति की शुरुआत अगले शुक्रवार को होने वाली है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप सभी लोग जिनके प्रोजेक्ट वो सोल में नहीं, वो भी, और आजू बाजू को सबको बताओ, देखिए ये मैं करने वाला हूँ, ये मेरे भी तहसील में होने वाला है। और ये पूरा इसको एक जन आंदोलन का स्वरूप देते हैं और इसको करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि आने वाला दिन हमारा है। आने वाले दिनों में हम लोग फिर से लीड करने वाले हैं और नंबर 1 काम हम लोग करेंगे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो अच्छी चीज हो। भारत आगे नंबर 1 हमेशा रहेगा और ये करेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे किसानों की वजह से। जय हिंद। Thank you, Shyam sir. It was a fantastic session again. Yes, आरंभ है प्रचंड शुरू हो गया है। एग्जैक्टली अगले फ्राइडे MCL के पहले 100 MBE प्रोजेक्ट्स का शानदार शुभारंभ होने जा रहा है। श्याम सर शुरुआत में कहा, यस हमारे साथ अच्छे लोग हैं और इन बुरे दिनों में भी ये अच्छे लोग उन 100 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करने के लिए अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल हर तालुका में बन रहा है। आज जैसे हमें पता है हमारे पास 500 प्लस तालुका हमारे पास हैं जहाँ पे हमारा अस्तित्व है और बहुत जोर से काम चलता है। उसमें से 100 जगह पे हमारी शुरुआत हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 400 नहीं होंगे। जैसे ही हमारे बाकी के 400 लोग अपने अपने जगह पे जो रास्ता बताया गया उस पर चलेंगे, उनका भी काम शुरू होगा। बट मैं श्याम सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जो मैसेज दिया है वो मैसेज हमारे सारे 500 तालुका नहीं 550 तालुका में जा चुका है। मैं आप सबको विनती करता हूँ जिनके 100 तालुका में नाम है जो काम कर रहे हैं, तो जो आपके आजू बाजू में हमारे MPO ओनर्स हैं, MBE ओनर्स हैं जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं है, आप उनको भी अपने इस प्रोग्राम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल करो। और जिनका नाम नहीं है वो भी उत्सुकता दिखाए, क्यूरियोसिटी दिखाए और उन लोगों में शामिल हो जाए ताकि जब आपकी बारी आएगी तब आपका ट्रेनिंग पहले से ही हो चुका होगा। यस, ये आरंभ है प्रचंड। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। एंड जैसे प्राची मैडम ने कहा, एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है और हमारे MCL में BDS, प्राइम BDS, MPOs ओनर्स, MBE ओनर्स, MBP चैनल पार्टनर्स, ये अगर ठान ले
तो 1 और 1 11 और 1 और 1 11 11 11 11 जो ताकत बनेगी वो जबरदस्त होगी। तो यही हमारा मैसेज है कि आप लोग, हम लोग, जैसे सर ने कहा, ये MCL जन आंदोलन मतलब MCL पीपल्स मूवमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल होगा। और ये कोरोना की महामारी में भी देश की अर्थव्यवस्था जब थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही, तब भी हम और आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जो सारे सवालों का एक ही जवाब है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच श्याम सर अगेन, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, थैंक यू वेरी मच ऑल माय प्राइम BDS, MPO, MPP ओनर्स, चैनल पार्टनर्स। और मैं सबको ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ। जैसे श्याम सर ने कहा है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में रहते हुए और अपने MCL फैमिली मेंबर्स के साथ में खुद की हेल्थ का ख्याल रखते हुए अगला फ्राइडे हम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अगेन, थैंक यू एवरीबॉडी। इट्स ओवर टू मंगेश सर। थैंक यू डॉक्टर लवेश सर एंड थैंक यू प्राची मैडम। आज फिर एक बार आपने जो स्टोरी बताई है उस स्टोरी से हमें कुछ नई चीजें जो है सीखने को मिली है। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर। ऐसा कहते हैं कि जो ना देखे रवि वो देखे कवि। आज आपने जिस सरल भाषा में ये विजन, MCL का विजन हमारे सामने स्पष्ट किया है, उससे हमारा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर श्याम सर, आप सही मात्रा में ऊर्जा का स्रोत है एंड हमारे लिए प्रेरणा का स्थान है। थैंक यू टीम MCL जो दिन दुगना और रात चुगना काम करके MCL का विजन प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए मेहनत कर रहा है। और एक इंसान का अगर मैं शुक्रिया अदा ना करूं तो शायद ये प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा, और वो है आप। जी हाँ दोस्तों, वो है आप। बिकॉज MCL के विजन में विश्वास रखकर इस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए मैं सही दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि कृपया चैट सेक्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके आपका बहुमूल्य फीडबैक हमें भेजिए। आपके सुविधा के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस लिंक को भेजा गया है। दोस्तों, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जाने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट मंगेश शेलार आपसे अलविदा कहता हूं और ये घोषित करता हूं कि आज का ये वेबिनार यही समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।